आर कॉम्पिटिटिवली पोजिशन। क्या उबर का राइड ज़्यादा कैंसिल हो रहा है तो मतलब तो दे हैव टू लुक एट कि ओला स्टेबल है तो उससे यू हैव टू बी ऑन पार विथ योर, बट नोकिया डिड अडैप्ट टू इट। नोकिया को लगा कि हम ही तो दुनिया का सब कुछ है, फोन सब तो हमारे हाथ से ही जा रहा है। दे शाइड अ लिटिल बिट ऑन मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट लेवल ऑफ इनोवेशन। एंड्रॉइड अपनाने में वो लगा कि गूगल कौन है, कल आया वाला कंपनी है, सर्च इंजन बनाता है, उनको क्या आता है। दे slowed a little bit. That became the end of that company. Now they are still existing, but what was Nokia? Because Nokia was everything about the core concept of what you call modern management. Then if you go into a management school, you can see that there are different specializations. Not only that you have something is important, but the other people has to see that it is important. In आम व्यवहार में, भारतीय व्यवहार में बोला तो जो दिखता है वो बिकता है. Like that. So marketing is a major form of management, and that comes in the level of a teacher or even a professional. Raja purvaparo toyanidhim vigaya sthita prithivya igamanadanda. Second last line में एक spelling mistake है, but ये श्लोक का मतलब it was just Kalidasa was opening the whole scene. Like पूरा महाकाव्य है, इतने सारे पन्ने हैं, मगर उसका opening में he is doing something that is called a drone vision, like a satellite image से शुरू कर रहा है। उस समय में सोचना है कि कालिदास के टाइम में विमान शायद ही है, हमें नहीं पता कालिदास गया है नहीं गया है। एवं व्याख्यानम एते आचार्याः दत्तवन्तः। अभी हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं सर, जैसे हम सरल संस्कृत में पढ़ाते हैं वैसे आप सरल अंग्रेजी में हमें समझा पाए। तो हमारे छात्र और हमारा उतना अंग्रेजी में पकड़ नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लगा। आपने बहुत सारी चीज़ों को लिया। हमारे छात्रों को भी पता है कि जैसे कि हंस इत्यादि के ये श्लोक इत्यादि सुभाषित पढ़ते हैं, तो न केवल हमारे यहाँ संस्कृत क्षेत्र में अपितु MNIT में भी इस प्रकार के प्रोफेसर पढ़ाते हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स इन मैनेजमेंट इति तस्याः योजनायाः आधारेण इयं कार्यशाला प्रचलति। सा योजना केन सञ्चाल्यते? अस्माकं विश्वविद्यालयेन सलाह प्रदत्ताः सन्ति, तत्र विषयाः अपि निर्धारिताः सन्ति। अतः तेषु एव विषयेषु कश्चन विषयः स्वीकरणीयः। एवं तस्मिन् कार्यक्रमे सत्रद्वये प्रथम सत्रे आसन् अस्माकं देवी प्रसाद मिश्र महाभागाः IIT-तः आसन्। पुनश्च वाजपेयीवर्याः बिलासपुर मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालयः अस्ति, ततः कुलपतयः आसन्। पुनश्च अधुना भवतां समक्षं MNIT जयपुरतः आचार्याः संगीत पल्लवीवर्याः। प्रथम सत्रे मुख्यातिथि प्रोफेसर भगवती सुरेश्वर्याः। पुनश्च अस्माकं मुख्यालये कुलपतिना विशेषाधिकारिणः आचार्याः मधुकेशवर्याः। बहुत आग्रह कई बार उन्होंने कहा कि क्या MBA शुरू कर सकते हैं। हमने कहा कि पहले ये 2 तो हो जाए। इतने ज़्यादा, पहली बार जब दाल बाटी चूरमा खाया तो समझ में नहीं आया कि बाटी ही खाऊं तो उसी से काम चल जाएगा, मेरा चूरमा तक पहुँचूँ कि नहीं। हैवी चीज़ें हैं। लेकिन कुलपति जी एक दो बार संकेत कर चुके, तो जब हमने कहा अच्छे बच्चे आ गए हैं सब LLB वगैरह में, तो ये बात चली कि MBA भी शुरू करें। तो मैंने कहा कि मैं MBA के बारे में क्या जानता हूँ, मुझसे शुरू करूँ, देखा जाएगा उसको। तो मनसि आगतम एकवारं प्रबंधनम एवं संस्कृतम द्वयोः कश्चन संबंधः तो ज्ञातः स्यात्। आखिर हम कोर्स क्या बनाएंगे? भाई विधि शास्त्र तो मिल गया हमको, तो धर्मशास्त्र में विधि शास्त्र के ग्रंथों की अंबार लगा हुआ है। विवार मयूख ले लीजिए, दत्तक को ले लीजिए। सा कल्पना किंचित साकारतां गच्छन्ति दृश्यते। अधुना मुझे लगता है कि बहुत कुछ है संस्कृत में। यद्यपि हमारे IIM में जो प्रोफेसर हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के प्रोफेसर B महादेव, जो संस्कृत जो विश्वविद्यालय खोला है चिन्मय विश्वविद्यालय, उसमें प्रथम कुलपति रह करके आए 2-3 साल में। इससे हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि हम एक कोर्स है, कोर्स के लिए बहुत कुछ है। हमने बाइफरकेट किया
हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जब मेरे पास ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आया तो मैं अपने अंदर में ही हंसा, वो जो लाए उसके सामने हंसने का। क्या हमारे विद्यार्थियों को हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कैसे बैठिए और कैसा बैठी भी लगा दो, पानी गर्म कर दो और आदि आदि जो whatever। लेकिन हमने हमने उसे चलाया और उसका मैं कहूँ तो बहुत अच्छा, जिसे हम कह सकते हैं, we visited many hotels। मैंने कहा था धर्मशाला में भी जाओ, मैंने कहा था गुरुकुलों में भी जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक सिस्टम दूसरा, लंगर हमारे यहाँ चलते हैं आज भी, उनकी मैनेजमेंट के आतिथ्य ही है हॉस्पिटल, आतिथ्य प्रबंधन को हमने सिखाया। उसके बाद टेम्पल कल्चर को लिया, और टेम्पल मैनेजमेंट करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है संस्कृति में। मंदिर, तंत्र पूजा, बहुत सारे वो हम नहीं कर सकते, पर एक शुरुआत हुई। कितनी उपासना पद्धतियां हैं और उन उपासना पद्धतियों से कितने प्रकार के मंदिरों में आरती की व्यवस्था, भोग की व्यवस्था, कौन देवता को कौन सा फूल चढ़ाना है हमारी परंपरा में, और ये टेम्पल कल्चर हमें तो ये मालूम ही नहीं है कि मंदिर में करना क्या होता है। आज हमारी दशा ये हो गई है कि हम यही नहीं जानते कि मंदिर में जाके करना क्या। हम आरती हो रही है, खड़े हो जाओ, आरती हुई है तो खड़े हो जाओ, तो बाकी टाइम दोनों में अंतर क्या है? तो ये सारी चीजें जानने की। फिर उसमें बहुत सारी बातें आई थी, नृत्य करते हुए त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में बहुत सारी बातें। तो एक लगा कि नहीं, टेम्पल कल्चर मजाक वाली चीज कोई ऐसा नहीं है, बहुत तुच्छ से ट्रिवियल, बहुत बड़ा विषय, और हमारे आस्था से क्या समझ रखा है। कुछ तो 6 मिनट में ही बोल लेते हैं, क्या समझ रखा है हमको। आप जो सिखाएंगे सीख जाएंगे, आपको हंसो हम हंस जाएंगे ना, हम नहीं हंसते, गीता पे कसम खा के आते हैं। उस बच्चे के मन को पकड़ के उसके अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के कुछ डालना, युद्ध सेना में क्या वो रणनीति, इसी को बोलते हैं। व्यूह रचना हुआ करती है। बेटा जाता कहाँ है तू? बैठे हो नहीं आप लोग? व्यू रचना आज देख ली, पता नहीं लगा फर्स्ट सेशन खत्म कब होगा। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा है। कुछ नहीं, मैं इतना ही जानता हूँ, प्रकृष्ट रूपे। आंखें बंद करो और जब सब जमे नहीं हो तो आंखें खोले रखो, फिर आंखें नहीं बंद करो। वो सारी की सारी चीजें प्रबंधन कहलाती है। बहुत अच्छी चीजें मुझे सीखने को। सबसे बड़ी बात तो ये मिली कि आपने किसी को किसी काम पर लगाया, जो गीता से मिला मुझे क्या कि सब भाई काम को लगाया, और जब मौके पर पहुंच करके जब तीर मारने की बारी आई तो नहीं, कृष्ण में चाचा मामा को नहीं मार सकता। ये चाचा और मामा उनको देखने पर पता लगे क्या? उससे पहले क्या थे वो? क्या गरज रहे थे अर्जुन जी? छोड़ो, युद्ध ही होगा, उसकी पोजीशन क्या खराब होगी। कृष्ण जी तो लेकर पहुंच गए, तू भी आ जा। और जब मौके की बारी आई तो जो सबसे बड़ा घोड़ा है अर्जुन को कहना है, मैं लड़ूंगा नहीं कि हजारों इधर और हजारों इधर काहे को, कुरुक्षेत्र में मैं इकट्ठा हो गया। तो कृष्ण जी ने फिर कहा कि जिसके लिए इकट्ठा किया वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। मैनेजमेंट शुरू, क्लैब्यम, देखिए स्ट्रेटजीज हैं ये, दीज आर द स्ट्रेटजीज। अरे क्या तुम्हारे अंदर जान नहीं रही क्या? क्या इतने दुर्बल हो रहे हो? पाप लगेगा। उसने कहा मैं मुक्त करूंगा, जज तो नहीं हूँ। ऐसे तो मैंने ही बोलना है ना, आएगा तो मेरे पास ही ना, स्वर्ग नरक किसने भेजना? हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां, लड़ जाते। अगर सरल भाषा में, ग्रामीण भाषा में बात कर, फालतू बातें मत कर, जा जाकर देख लो। गुरुजी 2 महीने मैंने आया ही नहीं, 1 महीने कुल पढ़ाई की, परीक्षा क्या दो, बैठ जा यार देख। एक चीज जो सबसे बड़ी आई मेरे पास वो ये आई
टुडे डिमांड ऑफ वर्क इज टास्क नेचुरली। एक व्यक्ति पर एक दायित्व आज इतने बड़े इंस्टीट्यूट को एक जो उन पर विजनरी जो लीडर बैठा हुआ है वो अगर मल्टीटास्क, बहुत सारे ऐसे काम है जिनमें, और डिसीजन मेकिंग, लाइफ इज डिसीजन मेकिंग। कई परिस्थितियां हैं, जैसे वो उदाहरण आया था कोई उसमें में बहुत मुहापो हुआ करती है। क्या हुआ वो एक उदाहरण दिया था तो मैंने मुझे तुरंत लगा कि उस चीज को किससे जाना। शंकराचार्य जी की बात आई थी, उस समय उन्होंने कितनी, आप जानते हैं 4 तो मठ स्थापित किए। आप एक बार पैदल चल के देखो, कल्पना करो, हम लोग तैयार करते हैं 4 मठों को स्थापित करना है। मठों को स्थापित किया तो क्या किया, आज गए और सवेरे मठ स्थापित हो गया। वहां की पहली व्यवस्थाओं को, आचार विचार को, लोगों के उस जो दूसरे मत में कन्वर्ट थे उनको सोचा होगा कि नहीं कि जो मैं स्थापित कर आया हूँ वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ये तो किससे जाना। और एक बात उन्होंने कही थी, वो दिव्य है वो मानदंड कहा बने, आखिर कालिदास को कैसे पता है कि मानदंड स्थापित। ये सब योग की और हमारे भारतीय ज्ञान पर पूर्ण कौन होता है, जो शून्य हो, जो कुछ नहीं हो वही पूर्ण है। तो है ये वाजपेयी जी ने बताया, केवल पुस्तकालयों में ही पुस्तकें रह गई होती तो कोई ना कोई बख्तियार खिलजी आकर के उस नई बनाई हुई वो भी नष्ट कर देता। श्रुति परंपरा हमारी इसीलिए थी, और कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था दे रखा था कि भैया तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे यही सब सुरक्षित रखना है, फिर अपने बच्चे को सिखाना, फिर वो बच्चे को सिखाएगा। तो आज जब हम उसे शुद्धता में पा रहे हैं तो उस भारतीय ज्ञान पाइए निश्चित रूप से लोग से जुड़ा एथिक्स, मतलब नीति शास्त्र को कितना लेना, ये करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, और झूठ बोलना उनका गुण है। बहुत सारे गुण होते हैं व्यापार जगत में, सबका बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहन जी लेके जाओ, सारी उम्र चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, यही है बहुत। कोई कभी कोई बोलते हैं कि क्या है खराब नहीं है, वो अगर नहीं बोला जाएगा तो व्यापार। उसके बाद पिल्लई साहब ने जो आपके सामने बातें रखी उनको देख करके कई बार लगता है कि आपको यहाँ होना चाहिए, बात समझेगी नहीं। शॉर्ट टर्म में आपको बात समझनी है तो वैसे समझनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में गोल होना चाहिए। भगवान को पाना है तो कौन सा गोल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म, कि आज बैठे तो सारी उम्र बैठे रहे आप। वो उदाहरण मैंने जब मैं हमारे घर से बहुत याद आता है, कोई एक व्यक्ति बैठ गया सवेरे पूजा करने, अब उठ ही नहीं रहा, तो उसकी माँ बोली आज ही रब को पाके छोड़ेगा क्या, उठ जा। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अंत में वही नोकिया है। नोकिया के बारे में तो फिर से शुरू कई बार उस मोबाइल को पटकने को मन करता था, है ना, क्योंकि कितनी गिनती है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ये सब। तो आज वो समय याद दिला दिया, तो समय याद दिलाने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपके बारे आदरणीय आचार्य जी के लिए मैं परिसर पक्ष से, इस कार्यक्रम पक्ष से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी कार्यक्रम में हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में इसी परिसर की पूर्व निदेशिका मातृचरण प्रोफेसर भगवती सुरेश महोदय हमारे बीच में हैं। आपने गीता में जीवन प्रबंधन और धर्मशास्त्र के में जीवन हैं, वो भी आभासीय पटल के माध्यम से हमारे बीच में जुड़े। आपने भारतीय ज्ञान परंपरा वेद से आरंभ करके कर्मकांड विज्ञान इत्यादि सभी को समाहित करते हुए हमारे बीच में अपने विचार व्यक्त करते हुए हमें लाभान्वित किया। आपके प्रति भी मैं परिसर पक्ष से और कार्यक्रम पक्ष से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पहले से कुलपति जी के प्रतिनिधिभूत प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्ट जी हमारे साथ आभासी रूप में जुड़े थे। उन्होंने
आत्म प्रबंधन के विषय में अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया। इसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी क्रम में हमारे बीच अभी जिनका व्याख्यान हुआ डॉक्टर संगीत, यहाँ पर उपस्थित अध्यापक और छात्र लाभान्वित होंगे और उस विषय में आगे क्या शोध के संदर्भ हो सकते हैं उन पर विचार करेंगे। इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मीडिया का हमेशा ही सहयोग अपेक्षित रहता है क्योंकि आधुनिक काल है। इसके लिए कार्यालय से हमारे बीच सांवर जी हैं और अन्य भी जो मीडिया कर्मी हैं, इन सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम में जिनका भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान रहा, उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। डॉक्टर चैतन्य शर्मा महोदयेभ्यः हार्दिक्यं धन्यवादं ज्ञापयामि। यतोहि एते सर्वानेव एकत्रैव क्रोढीकृत्य सर्वेभ्यः धन्यवादं दत्तवन्तः। अस्य उद्घाटनसत्रस्य अपि च प्रथमसत्रस्य भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। सूचना अस्ति यत्र ये उपस्थिताः सन्ति आशा आगत्य संग्राम करिष्यति चिंता मास्तु। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये जैसे एक प्रोफेशनल पाठ्यक्रम होता है, उसके लिए क्लासेस है, तो आप सभी चारों सत्रों का प्रतिवेदन आप मुझे लिखकर देंगे। सत्र का प्रतिवेदन लिखकर देंगे। 4 सत्र होंगे हमारे, चारों सत्रों का प्रतिवेदन आप लिख करके फाइल में जमा कराएंगे, ठीक है। इसलिए जो भी सत्र हम लोग आपको दे रहे हैं ज्ञान के लिए, अब उसका आप कितना उपयोग कर पाते हैं ये आपके ऊपर है। हमारे जो ऑनलाइन सत्र में विद्वान रहेंगे, विदुषियां रहेंगी, उनसे भी अगर आपके मस्तिष्क में कोई जिज्ञासा आती है, क्योंकि अब आप उस स्तर के विद्यार्थी हैं कि आपको रिसर्च में आगे बढ़ना है, तो उस दृष्टि से भी आप यहाँ पर समूह चर्चा कर सकते हैं। मैडम से प्रदर्शः येषां नामानि न सन्ति अस्तु अत्रैव योजयतु, यत्किमपि अस्ति यथा मोबाइल नंबर इत्यादिकं गूगल फॉर्म। का हम करताल वादन से स्वागत करेंगे। संतोष मित्तल महोदया, और विभिन्न विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर आपने कार्य निर्वहन किया है, कर इस विश्वविद्यालय से गए हैं और आज अपने अपने क्षेत्र में वह कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। महोदया का आज मैं विश्वविद्यालय पक्ष से, विभाग पक्ष से, छात्रों के पक्ष से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। विभाग के पक्ष से, छात्रों के पक्ष से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इसी क्रम में कुछ समय बाद हमारे साथ गुजरात से योगेश एम पंड्या महोदय जुड़ने वाले हैं, और आज हम प्रबंधन में प्रमाण पत्र की प्रबंधन विषय में। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निदेशक महोदयस्य अनुपस्थित्याम् अहं संबोधनं करोमि। माननीय निदेशक महोदय डॉक्टर सुदेश कुमार शर्मा महोदय,
सह निर्देशका यद्यपि अधुना सन्ति तथापि ते विद्याशाखायाः अध्यक्षः सन्ति, वरिष्ठाचार्याः सन्ति, डॉक्टर YS रमेश महोदयः, आभासीय उपस्थिताः सन्ति पारुल सिंह महोदया, कार्यक्रमस्य संयोजिका डॉक्टर रेखा शर्मा महोदया, अनन्तरं कार्यक्रमस्य संचालका डॉक्टर अभिनव उपाध्याय महोदया, जिज्ञास्वः छात्राः छात्र्यश्च, बल्कि ये कहना चाहिए प्रबंधकाः, जिज्ञास्वः प्रबंधकाः, गुड मैनेजर। मत्कृते बहु सौभाग्यस्य विषयः अयं वर्तते यत् आयोजकेभ्यः मम कृते अवसरो अयं प्रदत्तः। सर्वप्रथमं तु एतेषां कृते अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। स्वागतं च करोमि भवतां मत्पक्षतः भूयः। प्रबन्धन पाठ्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः, अतः साधुवादः। अस्य सत्रस्य कृते विषयः निर्धारितः वर्तते भारतीयशास्त्रानुगुणं प्रबन्धनम्। अस्तु, प्रायः कृते एकः श्लोकः वदामि। सुशासनं सुपाण्डित्यं सहयोगः सुवाग्मिता प्रबन्धका राजन्ते तेभ्यः नमः इदं वचः। एते गुणाः भवन्ति प्रबन्धकेषु। राष्ट्रस्य निर्माणं शिलाभिः काष्ठैश्च नैव क्रियते, अपि तु नागरिकाणां चरित्रेण एव संभवम्। आप सब मिलकर काम करें। ये एक बात हुई। अब कुछ दर्शन के नाम बता रही हूँ जिनको मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, क्योंकि आप ये वो कर रहे हैं ना कोर्स। नव्य न्याये वाक् संदर्भा विद्यन्ते, वाक् प्रबंधन, स्पीच मैनेजमेंट, है ना, वचने दरिद्रता, वचने मीमांसा दर्शनस्य नितरां वैशिष्ट्यं विद्यते। श्रीमद्भागवत गीतायां कर्म प्रबंधन संबद्धा महती चर्चा अद्यत्वे प्रवर्तते। भवद्भिः प्रातःकाले अपि भगवती महोदया मुखारविन्दात् जीवन प्रबंधनं लोकोपकारकं वर्तते एव। लाइफ मैनेज, तभी तो हम गुरुकुलों को याद करते हैं, तभी वहाँ के निकले हुए देखे कितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए। तो कारण क्या है कि उनकी बहुत ही नियमित दिनचर्या, संयमित दिनचर्या, नियमित तो थी, संयमित दिनचर्या, तभी प्रबंधन होता है। संवेगेषु उपरि नियंत्रणम आसीत्। आजकल हमारे इमोशंस तो इतने बिगड़े हुए हैं, थोड़ा गुरुजी ने कुछ टोका तो हम फैल गए और जाके हो गया मैं ये करूँगा वो करूँगा, और पता चला वो घर पर ही नहीं पहुँचा बच्चा जी। तो फिर भी आजकल बहुत दूर हो गए, पेरेंट्स की भी नहीं सुन रहे ना। तो पूरा जड़ से आपको समझना है। इतना अच्छा आप कोर्स कर रहे हैं आजकल, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि आपको इसको विधिवत लागू मतलब समझना होगा और इसका प्रैक्टिकल करना होगा। सांख्य योग दर्शन से जीवन प्रबंधन कलेक्ट ही नहीं करने, उनको उतारना भी है, हृदयंगम करना है। आत्मसातम अपि करणीयम। ये तो ही वैल्यूज आर नॉट टॉट, दे आर कॉट। वैल्यूज आर नॉट टॉट, दे आर कॉट। केवल हाँ सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, इससे कुछ नहीं हो। बोल के दिखाओ, एक आदर्श प्रबंधक बनो। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं। सुप्रसिद्ध ग्रंथों अस्ति। जानते हैं, मैं समझ रही हूँ, बातें कर रहे हैं पीछे से, क्योंकि हमने तो 100 की क्लासेस ली है, हमारी आंखों से कुछ बचता नहीं है। वेरी बैड। आत्म प्राणायाम में इसको पढ़ाया जा रहा है, शायद आप अच्छे से जानते होंगे, और इसलिए आपकी बहुत वैल्यू है। आप अपनी वैल्यू ही नहीं जानते। संस्कृतज्ञों की कितनी वैल्यू है कि आजकल सारे हैं, और आप गॉसिपिंग करेंगे तो बच्चों को कैसे चलेगा। खैर, है ना। तो आत्म प्रबंधनस्य उद्देश्यं वर्तते अस्मिन् ग्रन्थे। गीतायाः दर्शनं सर्वान् प्रेरयति कथयति च। भवद्भिः आत्म प्रबंधनम करणीयम। ये अपने से शुरू करें।
सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अपनी परिसर, हमारे परिसर क्या पूरे जितने भी हमारे परिसर हैं सभी की ये विशेषता है। क्यों? क्योंकि आपसे संस्कृत जुड़ी हुई है ना, तो आपकी एक अलग पहचान है, इसका हमें गर्व है बहुत ज़्यादा। लेकिन आधुनिक परिस्थितियों में भी आपको उसके अनुकूल आचरण करना है। ये बात अगर प्रबंधन में आप सीख लिए तो आपका बहुत अच्छा प्रबंधन करना आ जाएगा, आप प्रोफेसर बनोगे। आवश्यक है, आपको पता ही है किस तरह से महाभारत युद्ध काल में जब अर्जुन बहुत ज़्यादा परेशान डिस्टर्ब हो गए तब श्री कृष्ण भगवान ने कैसी भूमिका निभाई, कितना मैनेज किया है, उनके इमोशंस को लेते हुए संभालते हुए उन्हें किया। उन्हें ये भी ध्यान था कि कौरवों, और उन्होंने ये डिसीजन लेना कि पांडवों की सेना में कौन रहेगा, कौरवों में कौन रहेगा। तो कौरव तो खुश हो रहे थे, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेरे पास हैं, बट भगवान जानते थे ना नंबर ऑफ मेंबर्स से नहीं होता है ना, अधिक हो कम हो लेकिन कुशल कार्यकर्ता हो, कुशल प्रबंधक हो, तब तो बात कुछ और हो जाती है। लेकिन 1000 में हो और सब निकल। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां उत्तम दयालु अमद स्पर्श उपकारी जितेंद्रियः एतेश्च पुण्य स्तंभस्तु चतुर्भि धारयते नहीं। अनियंत्रित इंद्रिय का नागे जीवा काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य आदि भी उत्तम कुर्वन्ने एव कर्माणि जिजीविषेतम शतम समा एवं त्वयि नान्यतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे इति। अस्तु धन्यवादः भवतां कृते। अनन्तरम् आयोजिका हम सभी जान रहे हैं कि ये केवल व्याख्यान मात्र नहीं है, ये एक कक्षा है। एक पाठ्यक्रम को पूरी करने के क्रम में ये एक आपके लिए विशिष्ट कक्षा का आयोजन हुआ था और अभी आपने बहुत कुछ सुना प्रबंधन के बारे में। और जितना हम मैडम को सुने हैं, आपको ये संकल्पना तो स्पष्ट हुई होगी कि जो दिन प्रतिदिन हम जो श्लोक हम सुनते हैं, जो कंठस्थ है, जिनको कोटेशन के रूप में हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट से किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ हमें उस सोच को डेवलप करना है कि संस्कृत शास्त्रों में जो हमारे जो श्लोक हैं, हमारे जो उपदेश है, हमारे जो ऋषि मुनियों ने, हमारे जो ग्रंथकारों ने कहा है, उसको किस तरह से हम आधुनिक विषय से जोड़ सकते हैं। अभी सुबह आपने एक व्याख्यान सुना तो उसमें भले ही उनका जो माध्यम था वो इंग्लिश था, लेकिन आपने देखा होगा कि वो जो उदाहरण दे रहे थे वो संस्कृत के उदाहरण थे और उनको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक गर्व की अनुभूति हो रही थी कि मैनेजमेंट जैसे विषय में संस्कृत के शास्त्र किस तरह से हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। और अब बारी आपकी है। जैसा मैंने कहा था कि केवल आप निष्क्रिय श्रोता नहीं हैं, आप अपने विचार भी रखेंगे, कुछ जिज्ञासाएं हैं तो आप आमंत्रित हैं इस सत्र में। समूह चर्चा का ये सत्र है, 10 मिनट आपके लिए हैं। आपका क्या विचार बना ये आप हमको बताएंगे। कोई प्रश्न है? अभी हमारे सामने विषय विशेषज्ञ महोदया उपस्थित है, प्रोफेसर संतोष मित्तल महोदया। उनसे अगर आप जो उन्होंने आपको समझाया है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप आमंत्रित हैं। भवती उक्तवती आसीत् यत् प्रबन्धनम् आवश्यकम्। सर्वत्र सर्वेषु विषयेषु च सर्वासां स्थित्यां मध्ये प्रबन्धनम् आवश्यकम्। परञ्च वयं पश्यामः श्रीमद्भगवद्गीतायां कुत्र कुत्रचित् उक्तमस्ति यत् कर्मण्येव अधिकारते। आपने परीक्षा के लिए बहुत अच्छी मेहनत कर ली, फल की चिंता नहीं की, आप फेल हो गए। संभावनाएं हैं, जैसे इससे अगले लेसन में होता फेल एंड फेल फास्ट, ऐसा कहा था। आप फेल होइए, असफलता होइए और असफल जल्दी होइए ताकि सफल हो सके। तो फल की आपने चिंता नहीं की, फेल हो गए। दूसरी बार आपने फिर प्रयास किया, क्लेब्यम मास बदन पाठ तक, फिर फेल हो गए, फिर फेल हो गए। अगर आप फेल होते जाएंगे ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख समो भूत्वा लाभा लाभो जया जयो। और अगर हम सभी परिस्थितियों में सेम रहेंगे तो क्या श्रीमद् भगवद गीता प्रबंधन के अंदर विद्यार्थियों का योग्य प्रबंधन कर पाएगी? क्या वो ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैसेज भी नहीं जाएगा कि आप कुछ भी ना करिए और निवृत्ति मार्ग ग्रहण कीजिए? यहाँ फिर ऐसा हो जाएगा कि अगर हम अभिप्रेरणा ले ले भगवद गीता से कि क्लेब्यम मास में दोनों पाठ, तो पास होकर के भी क्या दोनों तरह के हमें भगवद गीता मिलते हैं।
तो इनके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये मेरा सवाल था। तो कोई मतलब ही नहीं है सफलता मिलने का। आप जो कह रहे हैं ना, भगवत गीता में कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वो दोनों बातें बता रहे हैं। आपको समान रहना है सुख दुख में। हमारी स्थिति तो यही है, थोड़े से सफलता मिली, हम उस पर पुदीने के पेड़ पर चढ़ गए, फेमस है ना ये डायलॉग। और जरा सा किसी ने थोड़ा कुछ कह दिया और हमारे कान में पड़ गया कि हमारी किसी ने बुराई की, हम कितने विचलित हो जाते हैं। यही तो एक अच्छे प्रबंधक में की कुशलता होती है कि वो समान रहे। इसके लिए बेटा बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। हम भी इतना अवस्था आ गई, अभी मुझे कह दे कोई कि इतने बच्चे हैं, वो बच्चे कह रहे थे कुछ नहीं आता मैम को, तो क्या है, मैं भी मानव स्वभाव है ना, अगर मुझे पता चले मुझे भी महसूस होगा। आपकी बात ठीक है, मानव स्वभाव है, महसूस होगा। लेकिन क्या आवश्यक है प्रबंधक को आत्मालोचन करने की, आत्मसमीक्षा। कहीं तो कोई दोष है, मेरे बच्चों ने कैसे कह दिया कि कुछ नहीं बताया, कोई तो कारण है। वो अगर हम ढूंढ लें तो हम सफल हो जाएं। हम वो तो ढूंढते ही नहीं, हम तो अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानते हैं। मैं कैसे गलती कर सकती हूँ, ये बहुत गलत बात है। यही तो आजकल बहुत ज़्यादा, बुरा मत मानिएगा, अन्यथा मत लीजिए, ये न्यू जनरेशन है ना, उसमें तो सोचा है अहम अहम अहम। आता है हमारा जो पाथ होगा उसमें हमारे मैनेजमेंट जरूरी है। मैम ने हमें ये बताया कि जो हम लक्ष्य तय कर लेते हैं उसमें आने वाली बाधाओं के समय हमें क्या क्या प्रबंधन रखना होगा और किस तरह से उन बाधाओं को दूर करते हुए हमें उस पाथ पर चल करके लक्ष्य को हासिल करना है। और समय की वैल्यू बताई कि समय कितना उपयोगी है जीवन में, समय का और जीवन में प्रबंधन का क्या क्या महत्व है, वो सब उन्होंने बताया। शास्त्र हैं संस्कृत के जितने भी, उन शास्त्रों में नित्य कर्म, जो कर्म हैं वो कर्म बताया गया है, वो पद्धतियाँ बनी है। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या है, त्रिवर्ण के लिए जो संध्या वंदना उपासना वगैरह, वो भी एक मैनेजमेंट था। तो वो मैनेजमेंट हमें हमारी दिनचर्या के अंदर सबसे महत्वपूर्ण एक अंग था। तो सबसे बड़ा हमारा युवाओं के लिए सबसे बड़े दिन में सबसे बड़ी बाधा यही है कि रात को 2-2 बजे तक जागते हैं और सुबह उठ नहीं पाते। तो जब हमारे लिए नियम बन गया कि हम यदि संध्या नहीं करेंगे तो हम अधोगति को प्राप्त होंगे, तो वे हमारे भारतीय जो शास्त्र हैं वो हमें सबसे पहले यही सिखा रहे हैं कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उस मुहूर्त से और संध्योपासन विधि से अपना जीवन को प्रारंभ करें। तो उस समय कहते हैं कि हमारे जो माइंड है, जो दिमाग है, वो बड़ी स्पीड से प्रोसेस करता है क्योंकि वो शांत वातावरण होता है। फिर मैंने बताया कि जो हम यदि मैनेजमेंट करेंगे तो जैसे संगच्छध्वम समवर्ध्वम, जैसे आपने बताया ऋग्वेद के अकॉर्डिंग, तो जब मैनेजमेंट करेंगे तो उसके अंदर हम किसी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। केवल मैं अकेला चल रहा हूँ, मेरे साथ में साथी है, यदि वो कहीं पीछे छूट रहा है तो उसको मेरे को भी लेना है साथ में, खुद के जीवन को भी हैंडल करना है। तकनीकी एवं कक्षा प्रबंधन, तो आज हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं महोदया के स्वागत से। मात्र स्वरूपा सन्ति मात्र कल्पा सन्ति, शिक्षा विद्यादात्री यदा अस्ति तदेव महोदया अस्ति। महोदयानां मार्गदर्शनम् अस्माभिः पंड्या महोदयम् अहं विश्वविद्यालय पक्षतः छात्राणां पक्षतः सन्ति भवतां वचोभिः श्रोतुं स्वागतमस्ति योगेश पंड्या महोदय। आचार न केवलं कालः परन्तु आचारः व्यवहारः यद्यपि कश्चित् समयशब्दस्य अर्थः अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अतः समयशब्दपर्यायः अपि अस्ति। ततः समयशब्दस्य बलवान है या किस्मत बलवान है, इसमें भारतीय शास्त्र या अपनी जो ज्ञान प्रणाली है वो क्या कहती है, तद विषय जिज्ञासा से अंतं तत्र महत्वं भवति। समय एव करोति बलाबलम् इति क्वचित् शिशुपालवधे महाकविर्माघः ब्रूते। समयस्य बलाबलम् अस्माभिः द्रष्टव्यं। किञ्चित् कार्यं यथा भवता उक्तं समयस्तु भवति परन्तु कदाचित् संयोगः न भवति। यदा संयोगः भवति तदानीं समयो न भवति। इदानीं भवतां सर्वेषाम् अध्ययनकालः, अतः
अध्ययनकाले यदि वयं अध्ययनं न कुर्मः तर्हि तत्र अस्माकं हानिः भवति। तो जैसे आपने कहा कि प्रारब्ध का कुछ तो रहता है, तो सर मेरे को एक श्लोक स्मरण आ रहा है श्रीमद् देवी भागवत का, जिसमें कहा गया है प्रारब्धम अखिल भोक्तव्यम शुभम वाप्यथवा शुभम उद्यमस्तद्वशे नित्यम कार्यत्येव सर्वथा। तो वहां पर तो सर जो सुखदेव जी हैं वो तो कह ही रहे हैं कि जो हमारे वर्तमान कर्म है या वर्तमान के जीवन का निर्माण तो प्रारब्ध से ही होता है। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ प्रारब्ध का कुछ मानेंगे या पूरा प्रारब्ध का ही माना जाएगा जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं? जितना का भी वहाँ भाग है और समय का भी वहाँ भाग है। समय मतलब यहाँ मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रारब्ध है वही एक समय का एक भाग है। वर्तमान काल में हम जिस प्रकार से कर्म करते हैं, जैसे हम आचरण करते हैं, उसी के अनुसार हमारा अगला भविष्य का अगला जीवन होता है। यदि हम वर्तमान काल में जिस समय जो करना है अथवा जो कर्म जिस तरह से करना है अथवा अच्छे जो कार्य वे करना है, तो वे कार्य अवश्य हमको करने चाहिए। जैसे कि हम मार्ग में जाते हैं और कोई रास्ते में कोई दरिद्र मिल गया अथवा कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिल गया, तो उसको कोई कुछ जरूरत है, कुछ आवश्यकता है, तो हमारी यथाशक्ति हमें उसको यदि हम उसकी सहायता करेंगे तो ऐसा कुछ अच्छा कर्म उसका पुण्य विशेष भी काल के रूप में या प्रारब्ध के रूप में परिणत होता है, वो भी हमको अत्यंत लाभप्रद हमारे जीवन में होता है। तो प्रारब्ध की भी भूमिका है। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रारब्ध जो है वो भी एक काल का ही एक भाग है। महाविद्यालये कार्यं कुर्वन्ति, किन्तु एतेषां ज्ञानं भवन्तः श्रुतवन्तः कीदृशं ज्ञानम् अस्ति, शास्त्रस्य कीदृशम् अध्ययनम् एते कृतवन्तः। वस्तुतः एते उक्तवन्तः यत् अस्माकं दैनिकजीवने तिथीनां निर्धारणम् अस्ति। अत्र तिथीनां पृष्ठे अपि निर्धारणपृष्ठे अपि कालस्य एव व्यवस्था कृतवन्तः अस्माकं महर्षिभिः। पञ्चाङ्गनिर्माणम् अपि कृतवन्तः। वस्तुतः वयं न जानीमः किमर्थम् एतेषां निर्माणम् अभवत्, किन्तु इदानीं यदि महोदयः उदाहरणपूर्वकं स्पष्टं कृतवन्तश्चेत् मस्तिष्के आयाति यत् भो निश्चितरूपेण अस्माकं शास्त्रानुसारं पूर्वमेव समयस्य प्रबन्धनम् आसीत् एव, किन्तु अस्माकं मस्तिष्के नास्ति। अतः बहु सुन्दरं व्याख्यानम् अस्ति महोदयः। परिसरपक्षतः अहं भवतां धन्यवादं विज्ञापयामि। बधाई देना चाहती हूँ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे पता चला है यहाँ पर जो बच्चे हैं BA, MA और PhD तीनों शायद अलग अलग स्तर के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि ये एक बिल्कुल वन वे ऐसा सेशन हो जाए जिसमें मैं कुछ थ्योरी को लेके कुछ ऐसी चीज़ों को लेके बात कर रही हूँ। मैं दोनों पक्ष से जानना चाहती हूँ, क्योंकि यह एक बहुत ही हमें एक आज के समय का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हम प्रबंधन की बात करते हैं या जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, प्रबंधन है क्या, इसको हम बहुत सारे संगतियों में समझते हैं। इसको हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में भी समझते हैं, अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी समझते हैं। और जब हम संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर बैठकर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम यहाँ पर भारतीय ग्रंथों की बात करें। परंतु इस विषय के मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात सबसे पहले यहाँ करना चाहती हूँ कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रबंधन के विषय में जो हमारा विश्वविद्यालय है संस्कृत यूनिवर्सिटी, तो यहाँ हमें इंडियन टेक्स्ट की बात करना ज़रूरी है। बल्कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊँगी कि किस प्रकार से जो वेस्ट की जो कंट्रीज हैं वहाँ पर जब किसी भी प्रकार की चुनौतियाँ आई तो उन्होंने हमारे ही शास्त्रों से एक समझ बना के अपनी उस चुनौती का कहीं ना कहीं हल निकाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ प्रबंधन है क्या, प्रबंधन है मूलतः अगर हम इसको देखें तो इसके कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं। ठीक है, कौन कौन से उसके आधारभूत सिद्धांत हैं? लक्ष्य या उद्देश्य का निर्धारण करना। लक्ष्य और उद्देश्य दोनों में अंतर होता है। मुझे कौन बताएगा कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर होता है? कोई भी, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत देर से हमारा फाइनल जो एम होता है उसे हम लक्ष्य कहते हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम तात्कालिक जो छोटे छोटे स्टेप में जो हम एम्स बनाते हैं उन्हें हम उद्देश्य कहते हैं। बहुत अच्छा, उन्हें उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ है उद्देश्य है पर उत्तम जना
उपयुक्त जन नहीं है। उपयुक्त कौन से हुए? जो उस कार्य को करने में सक्षम है। उसके लिए हमें इस प्रकार से निर्माण करना पड़ता है समितियों का कि उपयुक्त जन वहां पर आ पाए, योग्य मानव संसाधन उसका संग्रहण हम अच्छे से कर पाए। जो हमारे पास संसाधन है, मानव संसाधन है, चाहे वो भौतिक संसाधन है, उन सबका संग्रह भी हम बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं? दो तरीके से हम देखेंगे जब भी हम प्रबंधन की बात करते हैं। सबसे पहला संसाधनों का एक तरीके से जिसे कहते हैं प्रबंधन, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो चीजें हैं, जो संसाधन है वो एक सीमित है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास संसाधन कितने हैं, चाहे वो मानव संसाधन हो चाहे वो भौतिक संसाधन, दोनों ही प्रकार से। तो हमारे पास ये सबसे मुख्य है प्रबंधन में, ये प्रबंध करना कि हमारे पास संसाधनों की किस प्रकार की व्यवस्था है। दूसरा, हमें मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, प्रबंधन का मतलब अपने किसी भी काम को ठीक है और जो है इथिकल गवर्नेंस, गवर्न करना इथिकली। ठीक है कि क्या वो मूल्य रहित है या मूल्य विहीन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर उठ के सबसे पहली बात करेंगे वेदों की। वेदों में एक बहुत महत्वपूर्ण, वेदों के अंदर किस तरीके से जो है प्रबंधन का जो है बात उठाई गई है। वहां पर उन्होंने 3 से लिखे यहाँ पर, अस्माकं संतावाशिषः सत्यः, अर्थात हमारे संकल्प सत्य। मतलब जब हम कोई संकल्प करें तो संकल्प के लिए जो एक प्रॉपर जो बैकग्राउंड जो चाहिए हमें, वो बैकग्राउंड करके हम संकल्प करें। ऐसा नहीं कि जैसे कहते हैं ना कि मैंने कुछ सोचा नहीं, कोई समझा नहीं, उद्देश्य नहीं बनाया, लक्ष्य नहीं बनाया, कुछ इस तरीके का है नहीं, मैं संकल्प करती हूँ कि इस काम को करेंगे। नहीं, हमारे जो संकल्प है वो सत्य है, और सत्यता का आधार क्या हो? समाज का कल्याण हो, और उसके अंदर क्या हो? एक सामाजिक जिम्मेदारी की भावना हो। पेशेंस, क्षमा, क्षमा क्या होता है किसी को भी? माफ कर देना। दमा क्या होता है? अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, आस्ते ठीक है, हमें लगता है कि एक श्लोक है, ठीक है, संस्कृत के सभी, ऐसा कोई धर्म नहीं है जहाँ पे धरा नहीं है। और उनका क्या मानना है प्रेयर का, मैं आपको छोटा सा अंश बता रही हूँ। जैसे आपने ये एक प्रार्थना हुई, ठीक है, इसका आपने मुझे अंश बताया कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि भगवान हमें क्या करे, हमें करें ताकि हम सब मिलके साथ में अच्छी ऊर्जा के साथ अच्छा काम करना है, जिसका जो रिजल्ट है, जिसका जो फल है वो बहुत ही अच्छा, हमें एक अच्छा फल प्राप्त हो। सेम ऐसा ही लाइक अगर हम संदर्भगत करके समझें तो उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत तरीके से कर सकते हैं, और यकीन है हम अपने देश की प्रबंधन व्यवस्था को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, एक ये क्या ये कौन सा श्लोक है, कौन पढ़ेगा? सबको याद हो? देखिए गीता के कुछ श्लोक हमें याद भी होंगे बहुत अच्छे से। तो उसमें क्या है, उन श्लोकों को अगर हम अलग अलग संदर्भों में फिर से समझने की कोशिश करें तो पूरा प्रबंधन व्यवस्था और लीडरशिप की जो प्रैक्टिसेस है वो निकल के आ जाए। किस तरीके से पूरी भगवत गीता का मूल जो इम्पोर्टेंस है, जो एम्फेसिस है, वो किसके ऊपर है? सही निर्णय लेने पर एम्फेसिस है। जैसे जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं भगवत गीता के, मैं उसको किसके साथ रख के देखने की कोशिश कर रही हूँ? मॉडर्न मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, जो आधुनिक प्रबंधन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं समझ रही हूँ भगवत गीता के मतलब एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मॉडर्न मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट देखें, सारे के सारे जितने 8 कॉन्सेप्ट हैं ये सब भगवत गीता के अंदर है। भगवत गीता बात होती है, किसकी बात करती है? यूटिलाइजेशन ऑफ। जो विद्यार्थी हैं वह समूह चर्चा के लिए और अपनी जिज्ञासाओं की शांति के लिए कुछ अगर प्रश्न है तो वो आप आमंत्रित हैं, कोई भी प्रश्न हो। प्रश्न से पहले मेरा निवेदन। मैम, आपने जब ये बताया कि वेस्ट का जो आइडिया है मैनेजमेंट को लेकर, लोगों को लेकर, कि वो लोगों को मानते हैं, यूज़ करते हैं रिसोर्सेज के तौर पे, और हमारे यहाँ जो मानव के या फिर लोगों को लेकर जो धारणा है वो ये है कि हमारा जो भी कार्य हो मानव जाति के कल्याण के लिए। फिर डेवलपमेंट जो है वेस्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है, और बाकी हमारे यहाँ तो इतना डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा क्यों? इंडस्ट्रीज, लेकिन तब तो देश आजाद हो रहा था,
उस समय हम स्ट्रगल कर रहे थे आजाद होने के लिए, लेकिन जब हमारा एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया तब हमारा मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ दिखा? एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में दिखा, वो भारत से शुरू होकर आगे पहुंचा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2008 में जब हम ये कह रहे थे रिसेशन आ गया, पूरे देश के अंदर खलबली मची हुई थी। स्टेबल अगर कोई देश रहा तो भारत रह पाया, जिसके कारण आप देखोगे जितने भी पहले एरिस्टोटल का, अगर आप वेस्टर्न स्टडीज देखोगे वो हमारे टेक्स्ट को कोट करके समझ बना गया, उसको पढ़ रहे हैं। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को तो यहाँ से उठा के वहां लेके जाया गया है पढ़ने के लिए। तो ये एक जो बात है वो इस कारण से करना क्या चाहिए कि ये जीवन में मुझे मिला है तो मैं आऊँ, कमाऊँ, खाऊँ और चला जाऊँ। लेकिन मेरा आज ये विचार बना कि नहीं, मेरा राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है, मनुष्य को एक कल्याणकारी सोच को पैदा करना चाहिए। और उस कल्याणकारी सोच ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी मनुष्यों को साथ में लेकर चले और समूह में सभी को जोड़कर अपने आप के साथ साथ सभी को लेकर वो एक अंतिम मार्ग तक लेके जाए। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर केवल रिसोर्स की तरह आया है, कमाएगा, खुद के परिवार को देखेगा और खुद को देखेगा और चला जाएगा। ये मुझे लगता था कि नहीं, ये तो ये अच्छी बात नहीं है कि मैं खुद के लिए ही आया। मुझे बहुत बेकार लगता था कि मैं क्यों आया, हमारा जन्म किस लिए हुआ है। तो ये मेरी भावना विकसित हुई है। हमने कई विशेषज्ञों से जाना मैनेजमेंट के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगी जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम सम्मिलित कर सकते हैं जैसे सहभागी प्रबंधन को, वाक प्रबंधन, नेतृत्व कैसा होना चाहिए, लीडरशिप, और उसके साथ साथ अपनी अंतर्दृष्टि, धैर्यता, इन सबको सम्मिलित करने से ही हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के मतलब प्रबंधन को कर सकते हैं। धन्यवाद। हमें क्योंकि मतलब जैसे कहते हैं ना कि पर्यायवाची ही हमें नजर आएंगे और हमें दिखेगा कि हमारे जो सिद्धांत हैं वो ज्यादा डीपली रूटेड है, क्योंकि वहाँ पे संस्कारों की और संस्कृति की एक आपको मतलब लाइक एक वर्चस्वता नजर आएगी। तो हमें क्या करने की जरूरत है, चीजों को सिंथेसाइज करने की जरूरत है। और जितने भी लोग जो भी कोई मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, प्रबंधन पे आगे काम करने की सोच रहा है, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो रिसर्च का, जो शोध का जो फ्रेमवर्क बनेगा ना, रिसर्च का फ्रेमवर्क, उसको एक सिंथेसिस वाला फ्रेमवर्क बनाए। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ इस पे कर रहा हूँ तो उसमें और भी अच्छा काम निकल के आएगा। प्रबंधन पाठ्यक्रम में जितने भी व्याख्यान हम सुन रहे हैं, और जैसा कि आदरणीय पारुल सिंह जी को भी हमने सुना, और मैं समझती हूँ कि मैडम ने जो भी श्लोक आपको प्रबंधन से संबंधित बताए हैं वो कहीं ना कहीं आपको कंठस्थ थे, ये मंत्र आपको कंठस्थ थे। लेकिन मैडम हमारे जो छात्र हैं इनको कंठस्थ है, लेकिन आज अगर इनको ये कह दिया जाए कि प्रबंधन मैनेजमेंट MBA आप ये संस्कृत वाले विद्यार्थी भी करें तो शायद इनमें संकोच होगा। तो ये एक एनवायरनमेंट बन रहा है कि जब एक विषय विशेषज्ञ हमें ये बताएं कि भाई ये जो प्रबंधन है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऑलरेडी आपके यहाँ शास्त्रों में निबद्ध है, सिर्फ हमें उस सोच, उस चिंतन की आवश्यकता है कि हम उसको ढूंढें कि किस तरह से वो जो, जैसे कि आपने उदाहरण दिया कि जापानी अनुकरण करते हैं ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, इस मेथड का। तो जब फॉरेन कंट्री में इसको अनुकृत किया जा रहा है तो हम संस्कृतज्ञ, हम संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं इस सोच को लाने में अभी भी कतरा रहे हैं। तो ये व्याख्यान वास्तव में, जैसे कि निदेशक महोदय ने भी सुबह कहा था कि एक बात है कि ये जितने भी आधुनिक विषय हैं ये वास्तव में हमारे शास्त्रों से ही निकले हैं। मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि आर्थिक संकट में जब सारे देश धराशायी हो गए थे तब एक भारत देश ही अपना अस्तित्व बचा पाया, क्योंकि हमें बहुत अच्छा मैनेजमेंट आता है ना। हंसी हंसी में कहेंगे कि हम बड़े कंजूस हैं, लेकिन कंजूस नहीं है, ये मैनेजमेंट है। हम हर आर्थिक संकट से जूझने के लिए तैयार रहते हैं और तभी कहा जाता है कि कुछ सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमाना हमारा। तो वास्तव में जो भारत है उसकी हस्ती इसीलिए है कि वो बहुत अच्छा बेहतरीन प्रबंधन जानता है, और इसका जो कारण है वो मात्र और मात्र हमारे शास्त्र हैं जो मंत्रों के रूप में और प्रेरक ग्रंथों के रूप में हमें बांधे हुए हैं, जिन्हें जाने अनजाने हम जीवन में उनका अनुकरण कर रहे हैं। और आज हम जब विशिष्ट रूप से
किञ्चित् कार्यावसात् अस्माकम् अध्यक्षमहोदयः इदानीं विलम्बेन आगमिष्यन्ति। प्रोफेसर् सुदेश कुमार शर्मा महोदयः, तेषां महोदयानामपि अहं परिसरपक्षतः कार्यक्रमपक्षतः स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। शृणामः, तेषां महोदयानामपि अहं सुस्वागतं च करोमि। ते कुलपतयः, प्रशासने निमग्नाः सर्वेपि कर्मचारिणः, जयपुर परिसरस्य निदेशकाः, सहनिदेशकाः, विभागाध्यक्षाः, संघाय प्रमुखाः, आचार्याः, उपाचार्याः, सहाय मैनेजमेंट इन इंडियन साइंसेस इति भावयामि। शास्त्रम् इत्यस्य साइंस इति पदम् अत्यन्तं युक्तं भवति। प्रेजेंटेशन शेयर करोमि महोदय। जी कर सकते हैं। आम कुर्वन्तु। एवं भारतीयशास्त्रेषु कथं प्रबन्धनस्य निर्वहणं कृतं, प्रबन्धनम् इत्यनेन कः अर्थः प्रतिपादितः, तेषां दृष्टिः प्रबन्धनदृष्ट्या कीदृशी आसीत्, एवं भारतीयशास्त्रानुगुणं प्रबन्धनस्य क्रियान्वयनं कथं कृतम्, एतत् सर्वं मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन साइंसेस इति विषयः प्रदत्तः। तत्र क्रियाः यथा किं कुर्मः नाम सर्वत्र आगच्छति तथा मया एतस्य निर्माणं कृतं विद्यते। मैनेजमेंट मध्ये लीडरशिप मैनेजमेंट इति वदामि, नेतृत्वम् इति उच्यते। नेतृत्वस्य गुणाः के भवन्ति, प्राच्यदृष्ट्या द्रष्टृत्वम् अर्थात् विशन्, निर्णायकता नाम डिसिशन् मेकिंग, मार्गदर्शनं, अर्जुनस्य मार्गं दर्शयति, अर्जुनाय बोधयति। अर्जुनस्य इत् अस्ति खलु, अहम् इति यः सम्प्रदायं श्रीकृष्णेन अस्माभिः ज्ञायते। श्रीकृष्णः सारथिः भूत्वा पथप्रदर्शनदृष्ट्या होराः कथं भवन्ति इति ज्ञात्वा, अस्माकं पक्षतः कः रणनीतौ भवति इति ज्ञात्वा चक्रव्यूहस्य परियोजनां करोति पक्षद्वयमपि। समूहनिर्माणं, टीम मैनेजमेंट। अद्यतने टीम मैनेजमेंट इत्युक्ते किं भवति, सत्यनिष्ठः, धर्मपरायणः, जीवने धर्माचरणं करोति, नैतिकतां पश्यति, सत्यतायाः आचरणं करोति। एतत् नामस्य व्यक्तित्वम् इति वक्तुं शक्यते। ततः अस्माभिः ज्ञातव्याः गुणाः एते भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। तृतीयं सम्प्रेषणं, कम्युनिकेशन् अपि उत्तमप्रबन्धने स्वधैर्यं न त्यक्तवान्। सीताहरणानन्तरम् अपि संकटं धैर्येण स्वीकृत्य योजनां कृतवान्। कीदृशीं योजनां कृतवान्, वानरसैन्यस्य इत्यपि निर्णयं स्वीकृतवान्। सर्वविधमानवानां, पशूनां, पक्षीणां, सर्वेषां पत्रपुष्पादीनामपि सहयोगं स्वीकृतवान्। एतेन ज्ञायते संकटे प्रबन्धनं कथं कर्तव्यम् इति रामायणम्। अर्थशास्त्रे प्रबन्धनस्य 7 स्तम्भाः इति वक्तुं शक्यते। एकस्य राज्यस्य उत्तमप्रबन्धनं यदि भवेत् तर्हि चाणक्यः वदति तत्र आदौ सर्वप्रथमः भवति स्वामी, यः राजा भवति, यः अत्यन्तं। तृतीयः भवति जनपदः, अर्थात् कंट्री इत्युक्ते अत्र यस्य राज्यस्य परिपालनं क्रियते तद्गतप्रजा या भवति तत् संकलय्य अस्माभिः जनपदः इति स्वीक्रियते। दुर्गः, फोर्ट। प्राचीनकाले दुर्गे एव अस्माभिः आयुधानां, विशेषपदार्थानां, सामग्रीणां संरक्षणं क्रियते। कोशः, ट्रेषरी। कोशः विशेषतया आर्थिककोशः, सर्वथा आर्थिककोशस्य व्यवस्था। उत्तम अनुचित उचित कार्ययोः मध्ये भेदः,
राज्यस्य सुशासनाय अस्माभिः किं ज्ञायते दण्डव्यवस्थायाः उपस्थापनम् अर्थशास्त्रे कौटिल्येन कृतं विद्यते। मित्रम् एली इत्यस्य कः अर्थः? विशेषप्रबन्धकः यः भवति सः सङ्कटप्रबन्धकः भवतु, आर्थिकप्रबन्धकः भवतु, सैन्यप्रबन्धकः भवतु, समयप्रबन्धकः भवतु, चिकित्साप्रबन्धकः भवतु, यः कश्चित् प्रबन्धकः भवतु, तस्मिन् नेतृत्वगुणाः, योजनाः, निर्णयप्रक्रिया, व्यवस्थापनक्रिया, योजनानिर्माणं, संसाधनानां वितरणं, कार्यक्षमता, समाजहितम् इति भावः। एतत् सर्वं तस्मिन् प्रबन्धके अवश्यं भवेत्। द्वितीयं किं भवति? आर्थिकी शक्तिः, क्षम्यतां प्रबन्धनं, वित्तीययोजना, बजेट् निर्माणं, पूञ्जीनिवेशं, आयव्ययप्रबन्धनम् इति वक्तुं शक्यते। अर्थात् टैक्सेशन् भवतु, आयव्ययप्रक्रिया, कर्मचारिणां मनोभावः, संघटनात्मकसंस्कृतिः, कर्मचारिणां प्रेरणा एवं समाजसम्बन्धी उत्तरदायित्वम्, एतत् सर्वं सङ्कलय्य प्रबन्धकः अग्रे गच्छेत्। वितरणनीतौ प्रबन्धनं किञ्चित् वयं पश्यामः। डिविजन् आफ् लेबर्, कार्यकरणं कथं भवति? अभ्यो अग्रे ब्रह्मतः शक्रमश्नो लोहमुक्तिः, तेषां सर्वगतं तेजः स्वासु पुष्पितः स्यात्, वलितः स्यात् दुरारो, अपक्वः पक्वसंकाशः न तु शील्यते तर्हि च। अहम् एवमेव उक्त्वा गच्छामि, यतः समयस्य अभावः अस्ति। अत्र आपादतः वदामि उपरि, अर्थात् लेबर् नाम कार्यवितरणं कथं भवेत्, कार्यसिद्ध्यर्थम् अभिप्रेरणं, पुनः अग्रे भविष्यदृष्टिः कथं स्यात् इति एतत् सर्वं विदुरनीतौ एभिः श्लोकैः प्रतिपादितं विद्यते। यथा भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, सत्त्व रजः तमः इति त्रिधा मानवस्य व्यक्तित्वस्य निर्धारणं क्रियते। सात्विकाः ये भवन्ति तेषां ज्ञानपरकं, विवेकपरकं, बुद्धिपरकं प्रवृत्तिः भवति। राजसिकाः ये भवन्ति तेषाम् अत्यधिक इच्छाः, संवेगाः, भावाः, प्रशंसा, स्ट्रेस् मैनेज्मेंट विषये कथम् इत्युक्ते सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन, ब्रेन स्टिलिंग इति त्रिधा उक्तम्। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इत्युक्ते आत्म अंतर्दृष्टिः, एवं मेडिटेशन नाम ध्यानं, ब्रेन स्टिलिंग नाम अत्यन्तं निर्णयस्वीकरणम् अत्यन्तं सुचारुतया मन्दतया कर्तव्यम् इति भवति। तत्र त्रिगुणाः भवन्ति, सत्त्वरजस्तमगुणाः भवन्ति। एतैः संलग्ना भवति, एतैः का प्राप्तिः इति तत्र लिखितमस्ति। एवमेव ज्ञानसृष्टिः, ज्ञानप्राप्तिः, ज्ञानपरिवाहन, ज्ञानसहभजना, ज्ञाननवरचना एवं आध्यात्मिकसामञ्जस्यम् इति कृत्वा अधः लिखितमस्ति। एवमेव अन्तिमं एकनिमेषः मया एक्स्ट्रा स्वीक्रियते। अत्र विस्डम् इति लिखितं, विवेकः इत्युक्ते कः विवेकी भवति? उत्तमदृष्टिः, उत्तमविचारः, उत्तमचरणं विषये भवति, अन्यस्य हानिः न स्यादिति भवति, समुदायस्य कल्याणे भवति। परं पाश्चात्यानां दृष्टिः मुक्तः भवेत्, स्वतन्त्रः भवेत्, प्रतिस्पर्धा भवेत्, लक्ष्यप्राप्तिः भवेत्, परिणामे आधुनिकं कथं भवति? नेतृत्वं भवेत्, निर्णयप्रक्रियायां विश्वासः भवेत्, स्वतन्त्रता भवेत्, परिणामानुगुणम् अग्रे गमनम् इति भवति। सम्प्रेषणं कथं भवति? अप्रत्यक्षः भवति, आदरपूर्वकः भवति, संस्कारेण अस्माभिः क्रियते। तेषां किं भवति? स्पष्टः भवति, प्रत्यक्षः भवति, सरलमूलकः भवति, त्वरितं भवति। एवं नेतृत्वशैली कथं भवति? अस्माकं पारम्परिकं भवति, आदेशात्मकं भवति, अभिभावकवत् भवति, प्रेरणा कथं भवति? कर्तव्यमूलकं भवति, आदरभावना भवति, स्नेहभावना भवति, पारिवारिकभावना भवति। एतत् सर्वं सम्मिल्य अस्माभिः मोटिवेशन् प्राप्यते।